आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रज़ाक। आप देख रहे हैं विंडो स्पीक न्यूज, जहां हमने आपसे बताया था हम शख्सियत में कोशिश करेंगे हर उस शख्सियत को बुलाने की जिसने अपने क्षेत्र में कमाल किया है। हमने बात की थी चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। उसी से संबंधित आज हमारे नजीबाबाद के अंदर अगर हम बात करें 1969 से आर्य समाज के सामने वीके अग्रवाल जी का क्लिनिक हुआ करता था, जिससे बड़ी भीड़ हुआ करती थी। लोग बड़े उससे फैजियाब होते थे, उनको बहुत फायदा मिलता था, मरीजों की एक लाइन लगी होती थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए 2003 में प्रारंभ किया गया हरिद्वार रोड पर पूजा अस्पताल। पीएच एक बहुत बड़ा नाम है नजीबाबाद का। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, उसके जहन में, उसके मस्तिष्क में सबसे पहले नाम आता है पीएच पूजा हॉस्पिटल। उसी से संबंधित अगर हम बात करें तो 2003 में मात्र 2 डॉक्टर और 8 लोगों के स्टाफ के साथ ये पूजा अस्पताल का प्रारंभ हुआ, जो आज पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ 15 डॉक्टर्स और 100 लोगों के स्टाफ के साथ कार्यरत है। बात करें एक छत के नीचे लगभग सभी बीमारियों का इलाज होता है। ये नजीबाबाद के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नजीबाबाद जैसी जगह में पूजा अस्पताल है। हमारी शुभकामनाएं हैं। उसी से संबंधित आज हमारे बीच में पूजा अस्पताल के एमडी डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी, जो कि वाकई शख्सियत हैं। और अगर हम बात करें, अगर मरीज से बहुत ही सुकून से अगर डॉक्टर बात कर लेते हैं, तो मरीजों का भी कहना है और लोगों का भी कहना है कि 40% बीमारी डॉक्टर के बात करने से खत्म हो जाती है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जब मरीज से बात होती है तो उनका नाम है डॉक्टर संदीप साहब। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए हमारे इस शख्सियत कारीगर में उनका इस्तकबाल है। आइए डॉक्टर संदीप साहब का हम स्वागत करते हैं, वो हमारे स्टूडियो में आए। डॉक्टर संदीप अग्रवाल हमारे साथ हैं। नौशाद अख्तर सैफी साहब, जो कि रहमान कॉम्प्लेक्स के ऑनर हैं और हमारे बड़े भाई हैं, वो भी हमारे आज साथ सहयोग देंगे। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस शख्सियत में। आपने नजीबाबाद के लिए जो दिया है वो वाकई सराहनीय है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल हम पूछना चाहते हैं जनता के लिए कि आपने जो पूजा अस्पताल 2003 में ओपन किया था, किस उद्देश्य से? मैं जब अपनी पढ़ाई कर रहा था क्लास 11th-12th में ही चंडीगढ़ में, तब से ही और मेरे बचपन से ही, क्योंकि हमारी फैमिली में ही मेरी सिस्टर की ट्रेजेडी हुई थी इस शहर में। और उस समय मैंने ये देखा कि जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ हैं वो इस शहर में थोड़ी उस समय कम थी, उपलब्ध नहीं थी। तो मेरे दिमाग में 11th-12th में ही ऐसा था कि अगर मैं डॉक्टर बना तो डॉक्टर बनने के बाद मैं वापस अपने शहर में जाकर एक हॉस्पिटल ऐसा बनाऊं जहां पर कम से कम इमरजेंसी फैसिलिटी की वजह से लोगों की जान बचाई जा सके। तो उद्देश्य इस हॉस्पिटल को बनाने का यही था। और मैं और मेरी वाइफ ने 2003 में हमारे फादर के मार्गदर्शन के द्वारा पूजा, जो मेरी सिस्टर है, उसी के नाम पे हॉस्पिटल खड़ा किया। डॉक्टर साहब, बड़ा ये सवाल होता है, लोगों से सुनने में आता है कि जो अस्पताल में है, जो बड़े अस्पताल होते हैं, उसके अंदर जब आदमी ट्रीटमेंट के लिए जाता है, इलाज के लिए जाता है, बड़े विश्वास के साथ जाता है। होता क्या है डॉक्टर साहब, अस्पताल में लोगों के साथ ऐसा लगता है जैसे बड़ा महंगा अस्पताल है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता। वो मजबूरी में कहीं ना कहीं ये सोचता है कि हम प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो हमारे पॉकेट से ज़्यादा। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस बात से बड़े भयभीत रहते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इसमें मैं एक बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट होता है और जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक का या अपने नज़दीक के गांव का ट्रीटमेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। देखिए, जो पैरासीटामोल की गोली 2 रुपये की गांव में है, वही पैरासीटामोल की गोली बड़े हॉस्पिटल में भी 2 रुपये की मिलेगी। लेकिन हॉस्पिटल में वो पेशेंट पहुँचता है जिसके लिए ट्रीटमेंट एक डिफरेंट लेवल का होता है। उसमें उसकी जाँचें भी करनी पड़ती हैं, उसको ट्रीटमेंट, क्योंकि जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक या फिर गांव का ट्रीटमेंट होता है वो मेनली सिम्टम बेस्ड होता है। जो हमारे लक्षण है, सिर्फ उसको बीमारी ढूंढने के लिए जो पूरी ट्रीटमेंट, पूरी मेडिसिन, पूरी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है, तो उसकी कॉस्ट आती है। तो वो पेशेंट्स को शायद ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में जाके ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात है जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं, जो आपातकालीन सिचुएशन में आते हैं। आपातकालीन सिचुएशन में पेशेंट का और एक स्टेबल पेशेंट में भी फर्क हो जाता है। तो ये
आप बिल्कुल अपने दिमाग से, मैं जनता से अपील करता हूँ कि ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दी जाए। साधारण पेशेंट का ट्रीटमेंट, अगर साधारण ट्रीटमेंट होगा तो वो बिल्कुल उसकी कॉस्ट नॉर्मल होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में बड़े बड़े ट्रीटमेंट होते हैं, इसलिए वो कॉस्ट ट्रीटमेंट के, बीमारी के हिसाब से होती है, ना कि जगह और ना कि उसका ये देखिए कि उस वो किस बैकग्राउंड से आता है। एग्जामिन करने के लिए हुआ ना, ये जांच वगैरह जो है, जो पूरा ट्रीटमेंट देना है, ध्यान लेनी चाहिए कि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि आयुष्मान कार्ड भी पूजा अस्पताल में स्वीकार किए जाते हैं। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है। उनको लगता होगा कि भाई बहुत पूजा हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने बताई कि सर वो कार्ड वहाँ स्वीकार है। ये बड़ी अच्छी बात है कि चलेगा कि एग्जैक्टली क्या, ये बहुत ही ज़रूरी है। मेरे पास रोज ओपीडी में एटलीस्ट 20 से 25 नए पेशेंट आते हैं जो 1 महीने से दवाई खा रहे हैं अपने ही किसी लोकेलिटी में, और उनका ऐसा नहीं 1 महीने में भी पैसा खर्च हो गया है, लेकिन या तो उनकी जांचें ही गलत हुई हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या जांच करानी है, या फिर उन्होंने बिना जांच करे ही अपना ट्रीटमेंट किया है तो वो इसलिए ठीक हुई है। सर नॉर्मली डॉक्टर साहब एक बात बहुत कॉमनली देखी गई है कि पेशेंट पहले 10-5 हज़ार रुपए की जांच जो है बाहर करा लेता है किसी लोकल स्ट्रीट डॉक्टर के थ्रू। उसके बाद अगर उसका केस बिगड़ जाता है या क्रिटिकल हो जाता है तो फिर वो आपके हॉस्पिटल में आता है। तो वो जांच जो 1 हफ्ता पहले हुई थी तो उसमें भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से दोबारा फिर से जांच करनी पड़ती है। अशोक भाई, बहुत अच्छा रहा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं शायद ये खुद ऐसे नहीं बता पाता। देखिए, बहुत ज़रूरी है जो डॉक्टर जांच लिख रहा है उसको ये पता होना चाहिए पहले कि जांच की टाइमिंग क्या है। हमारे पास पेशेंट आते हैं कि कल बुखार हुआ था और पता चला आज वो अपने हाथ में जांच लेकर आ गया। देखिए, 1 दिन के फीवर में कोई किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आएगा, वो टाइफाइड की रिपोर्ट भी ले आएगा, और हम हर पेशेंट को बताते हैं कि आप टाइफाइड ऐसे मत कराया करो टेस्ट। वो विडाल टेस्ट जो हर आदमी कराता है वो सब फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट हैं। और आप सही कहते हो कि जब वो 1 हफ्ते के बाद आता है उसके दोबारा टेस्ट इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि उसकी बीमारी ही एक्चुअली पिकअप चेंज हो रही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते थे, बताना चाहते थे कि जितने भी टेस्ट हैं आपके इन हाउस हो रहे हैं? जी, हमारे यहाँ फुली ऑटोमेटेड लैब है। दैट मीन्स कि जिसमें सिर्फ ब्लड लेके उसको हमें सिर्फ जो टेस्ट ट्यूब होता है उसको मशीन में लगाना है और ऑटोमेटिक मशीन करती है सब कुछ, जिसमें आप मिक्सिंग का या कैलोरीमेट्री का कोई यूज नहीं है। वो बहुत एक्यूरेट टेस्ट है, ऑटोमेटिक जनरेट होता है टोटल। और कुछ टेस्ट होते हैं जो कभी कभी कराने पड़ते हैं, स्पेशल हार्मोन टेस्ट, तो उसके लिए SRL जो रिलैक्सिटी लैब है वो हम वहाँ पर उसका हमारे साथ हैं, वहाँ पर भेजते हैं। बट मोस्ट 90% टेस्ट जो जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में भी, हार्ट से रिलेटेड हो, किडनी से रिलेटेड हो, वो सब इन हाउस हमारे यहाँ ही होते हैं। वैसा भी कि अभी कहाँ तक छत के नीचे सारी फैसिलिटीज बड़ी जो हुई थी, अभी रिसेंटली आपने शुरू किया है तो थोड़ी जानकारी हमारे जो दर्शक हैं तो आप दीजिए छत के नीचे किन बीमारियों का इलाज मुफ्त किया जाता है? देखिए, पूजा हॉस्पिटल में वैसे तो सभी जो सामान्य बीमारियां होती हैं उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा था, जैसे कि लेडीज का डिपार्टमेंट है, गायनी है, बाल रोग है, मेडिसिन है, सभी तरह की जनरल सर्जरी। लेकिन हमने इस वर्ष जो है वो एक अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला एक्चुअल हार्ट सेंटर जो होता है वो स्थापित किया है, और उसमें हमारे पास 5 डॉक्टर हार्ट के इस समय इन्वॉल्व हैं, जिसमें 3 डॉक्टर्स तो DM लेवल के हैं और एक D गार्ड है जो हमारे पास फुल टाइम है, डॉक्टर विपुल। इसकी स्थापना करने का जो उद्देश्य था और जो मेरे मन में आया वो ये था कि पिछले 10-12 साल से मैं ये देखता था कि इस क्षेत्र में जिस किसी को भी हृदय रोग आपातकालीन सिचुएशन में होती थी, जैसे किसी को हार्ट अटैक पड़ गया तो हार्ट अटैक में वो हमारे पास आता था और हम उसका सारा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करते ही थे, जिसमें इंजेक्शन लगाना, सब कुछ करना। लेकिन उसके बाद क्या होता था कि पेशेंट को यहाँ से रेफर करना, जो टाइम लगता था उसमें पेशेंट की हालत फिर बिगड़ जाती थी, एक बात। दूसरी बात यह था कि पेशेंट, क्योंकि आसपास में यहाँ पर कोई हार्ट सेंटर था नहीं, तो जब तक वो सोचेगा कहाँ जाना है और जहाँ भी पहुँचेगा, मान लो देहरादून जाना है किसी भी हॉस्पिटल में, वहाँ
भर्ती होता है उसके 2-3 घंटे उसी में खराब हो जाते हैं। तो हार्ट की कंडीशन में जो फर्स्ट के 3 या 4 हार्ट होते हैं उसे गोल्डन पीरियड बोलते हैं। उसमें अगर उसको इलाज मिल जाए तो रिकवरी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अब हमारे पास पूरी कैथ लैब जिसमें छल्ले डलना, पेसमेकर डलना, तो जिस हमारे कई पेशेंट्स ऐसे हुए हैं कि हमारे पास हार्ट अटैक में आए और बिना टाइम खराब किए उनकी एंजियोग्राफी करके उनको तुरंत छल्ला डाला गया, तो उसमें हार्ट की रिकवरी बहुत मतलब 100% रहती है। तो ये तभी पॉसिबल है जब टाइम से सब कुछ हो जाए। तो अब ये कह सकते हैं नजीबाबाद या डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के लोगों से कि पूजा हॉस्पिटल हार्ट से रिलेटेड सभी काम बखूबी अंजाम दे पाएगा और नॉमिनल कॉस्ट पे। जी, ये तो मैं गर्व से भी कह सकता हूँ और विश्वास से भी कह सकता हूँ, क्योंकि हमने पिछले 4 महीने में जो है वो ऑलमोस्ट 120 एंजियोग्राफीज और लगभग 50 एंजियोप्लास्टीज बड़ी सफलतापूर्वक की हैं। और ये पूरा टीम वर्क है जी। और डेफिनेटली जो हम आयुष्मान से भी हृदय रोग का इलाज कर रहे हैं। अच्छा, आयुष्मान भी आप एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड से जो है वो हृदय रोग और जनरल सर्जरी दोनों हमारे हॉस्पिटल में हो रही हैं। और जहाँ तक कॉस्ट की बात बताऊँ तो हम लोगों के जो हम यहाँ हमने चार्जेस कोशिश कर रखे रखने वो इवन जॉलीग्रांट महिंद्रेश से कम है, जो कि ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स हैं। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि मैं तो यहीं का पला बड़ा हूँ, यहीं का बॉर्न हूँ, तो मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ के लोगों को नॉमिनल कॉस्ट में जो है बेस्ट फैसिलिटी हॉस्पिटल केयर मिले। तो अल्ताफ भाई इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते हैं, गवर्नमेंट की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी आई है आयुष्मान कार्ड। अभी पूजा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से संबंधित क्या फैसिलिटीज हैं ये भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आयुष्मान कार्ड से संबंधित थोड़ी जानकारी आप प्रोवाइड करें। आयुष्मान कार्ड से पूजा हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जनरल सर्जरी ऑपरेशन एवं हार्ट रिलेटेड, हृदय रोग रिलेटेड जितने भी पेसमेकर हुए या छल्ला डालना हुआ, वो सब हम आयुष्मान के अंतर्गत कर रहे हैं। आयुष्मान की गवर्नमेंट की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिसके तहत हॉस्पिटल और पेशेंट दोनों को उसी के सीमित रख के काम करना पड़ता है। तो उसमें पेशेंट की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती। हाँ, इसमें ये होता है कि अगर ये पेशेंट को ये नहीं पता उसे बीमारी क्या है, तो बीमारी जब तक नहीं पता चलेगी, आयुष्मान में बीमारी ढूंढने के लिए कोई साधन नहीं है। आयुष्मान में यह है कि जब आपको अपनी बीमारी का पता है तो उसका इलाज कराना है, तो वो आयुष्मान के अंदर बिल्कुल निःशुल्क होता है। अगर कहा जाए कम शब्दों में तो आयुष्मान कार्ड के जो भी लेकर आया उसे लाभार्थी को लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और अगर हमने ये भी देखा है कि आयुष्मान कार्ड में कुछ गलतियां होती हैं तो हम उन्हें गाइड कर देते हैं कि वो आयुष्मान ऑफिस जाएं और उसको कार्ड को सही करवा के ले आए और उसको सब काम हो जाता है। देखिए, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही कि कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड में भी मिस्टेक होती है। आधार कार्ड में नाम कुछ होता है, आयुष्मान कार्ड में कुछ होता है। एक वो सिस्टम जो होता है, जो गवर्नमेंट की जो एक योजना है, उसका सही फायदा होने के लिए आप अपना आयुष्मान कार्ड और अपना आधार कार्ड दोनों चीज़ें सेम हो, जिससे अस्पताल को आसानियत हो उसको फॉर्म वेरीफाई करने में। इसी संबंध में हम जानते हैं सर, युवा आजकल जो है जिम में जाते हैं, डॉक्टर साहब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हुए अभी एक रिसेंटली एक मैसेज आया है कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसको माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को एक अलग अलग धारणाएं हैं। इससे संबंधित जो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, उससे संबंधित आप क्या कहना चाहेंगे? प्रताप भाई, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है आज के दौर में। क्यों? देखिए, एक्सरसाइज करना तो हमेशा ही हर आदमी कहता है, इसके लिए डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है कि बहुत अच्छी बात है, व्यायाम करो। बट व्यायाम जो है, एक्सरसाइज जो है, उसको आप फंडामेंटली करेक्ट करो। मैंने बहुत देखा है कि लोग जो हैं वो सीधा जिम में जाके बहुत हेवी वेट्स और अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में, एक तो प्री वर्कआउट्स, आपने सुना होगा कि मैं प्रोटीन लेता हूँ, तमाम प्रोटीन्स की शॉप्स आ गई है, मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हूँ, लेकिन उसकी नॉलेज नहीं है पूरी तरह आजकल के नौजवानों को जो जिम में जाते हैं। वर्कआउट ज़्यादा हो जाए, स्टैमिना ज़्यादा जल्दी बन जाए, उसके लिए प्री वर्कआउट वो लोग कुछ शेक्स वेक्स पीते हैं जो बहुत हाई कैफीन होती है। बहुत हाई कैफीन से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो उससे हार्ट अटैक भी बढ़ सकता है, किडनी पे प्रेशर बढ़ सकता है, स्ट्रोक भी बढ़ सकता है। तो मेरा सबसे जो सभी को ये है कि सबसे पहले आप अपने स्टैमिना कार्डियो पे ध्यान दीजिए। इंजेक्शन भी ले लेते हैं डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग, वो तो बहुत ही ज्यादा, वो तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो बहुत ही स्टेरॉइड्स लेना एक है। मैं तो बात कर रहा हूँ जो जगह जगह पे लोग हर छोटे छोटे
10th से लेकर 12th क्लास के बच्चे भी आजकल प्रोटीन ले रहे हैं। तो मेरा सबसे यह है कि सबसे पहले तो आप कार्डियो करें, रनिंग करिए, अपना स्टेमिना बनाइए, और फिर जिम में उतना ही जाके करिए जितना आपकी बॉडी की प्रोपोर्शंस है। आप हाई प्रोटीन डाइट खाइए, हमारे हिंदुस्तान का खाना इतना बैलेंस्ड है कि उसी से सारी प्रोटीन कवर हो जाती है। जो सिर्फ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाना चाह रहा है उसके लिए ये प्रोटीन्स बनी थी, और अब सभी लेना शुरू कर दिए। बहुत अच्छी बात है कि जो भी हो वो परामर्श से लें। आप प्रोटीन अगर लेना है तो कम से कम एक अच्छे चिकित्सक से परामर्श करके ही लें, अपना बने। क्योंकि जो जिम में युवा है, बड़े अफसोस की बात है कि वो प्रोटीन ज़्यादा ले लेते हैं जिसमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और हमने बड़े तरीके से बताया उन युवाओं को कि वो अपने आप को अगर वाकई योगा करना या जिम करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन उसकी कुछ रूल्स हैं उसको भी फॉलो करना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल मेरे साथ ये होता है, जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें आम नागरिक जनमानस से ज़्यादा हुए डरता है। रीज़न सुनने में ये आता है कि वहाँ बॉडी पार्ट्स चुरा लिए जाते हैं। एक बड़ा एक क्वेश्चन ये बनता है जो लोगों के लिए बीच में बड़ा घबराते हैं लोग जाते हैं बड़े अस्पतालों में, कहीं ऐसा ना हो हमारी बॉडी के पार्ट्स निकाल लिए जाए। उसके लिए आप क्या कहें? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो बात इस तरह की रखी जाती है इसका कोई एक्चुअली बेस या तत्व ही नहीं है। देखिए, अधिकतर सुनने में आता है कि उसकी किडनी चोरी हो गई। अब शायद इसी बात पे कुछ जब भी किडनी का ऑपरेशन होता है और मान लो किसी को किडनी निकाल के किसी को देनी भी है, भाई किडनी निकाल के कोई हॉस्पिटल क्या करेगा, किसी को बेचना चाहेगा? तो देखिए, किडनी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने निकाल के किसी डब्बे में रख ली और कहीं पर ट्रांसपोर्ट कर दी। किडनी का जब भी ऑपरेशन होता है, आपने देखा होगा कि किसी ने किडनी को ट्रांसप्लांट डोनेट करी है, तो 2 ओटी में साथ एक ओटी में किडनी निकाली जाती है और दूसरे ओटी में पेशेंट को ऑलरेडी खोल के तैयार रखा जाता है डोनेट करने के लिए। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसे पैकेट में बंद कर कहीं इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, तो वो चीज वायबल नहीं रह सकती। तो मेरा हाथ जोड़ के जनता से ये निवेदन है कि इस तरह से कोई भी डॉक्टर जिसने अपनी सारी जवानी अपनी पूरी मेहनत लगा दी, कोई हॉस्पिटल अपने रेपुटेशन का रिस्क नहीं लगाएगा जो रजिस्टर्ड है। कोई बॉडी पार्ट ऐसे निकाल कर कहीं पर स्मगल नहीं हो सकते, क्योंकि वो काम ही नहीं आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो लोगों में आता है, जैसे कई हेड इंजरी के पेशेंट होते हैं और हेड इंजरी के पेशेंट किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो उसमें क्या करते हैं, कभी कभी हमें जो सिर की खोपड़ी है इसकी हड्डी को काट के पेट खोल के पेट के अंदर रखा जाता है कुछ दिनों के लिए। अगर जैसे कोई ब्लड क्लॉट आ गया तो उसके ऑपरेशन में वो हड्डी को निकाल देते हैं, हड्डी को निकाल के पेट को काट के उसके अंदर रखा जाता है। लेकिन जब हॉस्पिटल पेशेंट गया था उसे पेट की तो प्रॉब्लम थी नहीं, तो ये कई हॉस्पिटल्स में इस बात का इल्जाम लगे कि उन्होंने पेट का ऑपरेशन कर दी, किडनी निकाल ली, जबकि एक्चुअल बात यह है कि वो बॉडी का आप ही का पार्ट है जिसको प्रिजर्व करने के लिए रखा गया है, ताकि जब आपकी सूजन कम हो जाएगी उसको दोबारा लगा दिया जाएगा। मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज है जिस वजह से कई बड़े हॉस्पिटल्स को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी, धारणा सी बन गई है, धारणा बन गई है। कोई भी बॉडी पार्ट ऐसे किसी का यूज नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारे हजारों टेस्ट होने हैं। जो पर्टिकुलर किसी की किडनी निकलती है, किसी का पार्ट निकलता है, उसका HLA टाइपिंग, उसका ब्लड ग्रुप, उसकी बहुत सारी जांचें होनी चाहिए, वो तुरंत तैयार करनी चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। तो जो चीज संभव ही नहीं है उसके लिए बात करना ही मेरे हिसाब से। अच्छा, दूसरा मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब के, देखिए इस तरह की प्रवृत्ति तो सब तरह के बिजनेस में है। कोई कारोबार ऐसा नहीं कि अगर समझिए 100 डॉक्टर्स में से 2 डॉक्टर्स कोई इस तरह की गतिविधि कर भी देते हैं और ये पब्लिक में बात फैल जाती है, तो सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल समझते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी बिजनेस में, सभी कारोबारों में कुछ ना कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कर देते हैं, उसका असर जो है वो सभी जगह पड़ता है, लेकिन ये धारणा ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो अगर इस तरह की हरकतें कहीं पर किसी जगह हुई हैं तो अधिकतर फर्जी जगह जहाँ पर पेशेंट का इलाज का उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य गड़बड़ काम करने का होता है, तो उन लोगों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। लेकिन उससे क्या है, छवि जो है सभी की धूमिल होती है। बिल्कुल। पूजा हॉस्पिटल नजीबाबाद में भी विश्वास जमा चुका है। नजीबाबाद के आसपास के क्षेत्र में भी जो हमारे इतने सारे यहाँ पे ग्राम गाँव लगते हैं, पंचायत लगती हैं, सामीपुर, जलालाबाद, बाबूवाला, मंडावली, समीपुर, यहाँ सब जगह पूजा अस्पताल का एक अपना पहचान है।
और आपकी मुस्कुराहट से लोगों का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि डॉक्टर संदीप जब बात करते हैं तो आधी बीमारी हमारी कम हो जाती है और आधा इलाज से सही हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस सब के बीच में आपके अस्पताल के बाहर एक जाम की स्थिति बनी रहती है, जो एक समस्या है। क्या भविष्य में प्लान है आपका कि क्या अस्पताल को, पीएच को आप कहीं बड़ी जगह शिफ्ट करेंगे, या जैसे अभी चल रहा है आम नागरिकों की सबसे बड़ी परेशानी, लेकिन वो अपना एडजस्ट कर लेता है क्योंकि मरीज एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है, फिर वो जाम की स्थिति पैदा होती है, उसके लिए क्या है? देखिए, ये मैं सभी नगर वासियों से क्षमा मांगता हूँ कि मैं जानता हूँ कि भीड़ के टाइम में, स्पेशली इमरजेंसी में, जैसे कोई 2 या 3 इमरजेंसीज आ गई तो एम्बुलेंस खड़े होने से या इवन पेशेंट की अपनी गाड़ियाँ हैं उसको खड़ी करने की वजह से जाम लग जाता है। तो अभी तो हमारी यही कोशिश रहती है, हमारे पास स्टाफ हैं जो ट्रैफिक को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, और जितनी जगह हम छोड़ सकते थे पार्किंग के लिए वो हमने बना रखी है, उसको हम ये भी कोशिश करते हैं कि नियमित रूप से करें। हमने हॉस्पिटल के सामने भी अंदर एक जगह का प्रावधान कर रखा है जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। बहुत जल्दी निकट आजू बाजू भी हम कोशिश करेंगे कि कहीं पर पार्किंग की सुविधा बन जाए, बट क्योंकि वो एकदम से मेरे हाथ में नहीं है उसको प्रोवाइड करना, तो हम यही कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो वहाँ पर पार्किंग को देखता है वो जैसे गाइड करे, कभी कभी जैसे अंदर खड़ी करने का, तो उसकी थोड़ी सी बात मान ली जाए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम किसी तरह से कुछ जगह को कहीं से उपलब्ध कराया जाए, और फ्यूचर की बात तो अल्ताफ भाई अभी मैं नहीं कह सकता। निकट भविष्य में ऐसा कुछ प्लान है कि कहीं और बड़ा हॉस्पिटल शिफ्ट होगा ऊर्जा अस्पताल के नाम से? देखिए, अगर डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट जो हैं अगर वो मेरा साथ देंगे और इस शहर में हमें अच्छे डॉक्टर्स बाहर से स्पेशलिस्ट मिल जाएं जो कि यहाँ आके फिर टिक के ना उद्देश्य से काम करना चाहें, तो डेफिनेटली फिर हम एक बड़े हॉस्पिटल की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक आखिरी सवाल आपसे ये बनता है कि कोविड के बाद क्या बदलाव आए हैं चिकित्सा में? कोविड के बाद चिकित्सा में मेरे हिसाब से तो बदलाव काफ़ी है। मैं इस बार देख रहा हूँ कि जो नॉर्मल फ्लू होता था, जैसे नज़ला जुकाम होता था, तो उसमें लोगों की काफ़ी इम्यूनिटी में बदलाव आया है। वो एक फ्लू जो 2 या 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता था, उसको 7-8 दिन लग रहे हैं। कुछ लोग जो कोविड से ग्रस्त थे सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में ज़्यादा, वो अभी तक लॉन्ग कोविड सिंड्रोम बोलते हैं इसको, अभी तक उनकी फेफड़ों की क्षमता वो नहीं आ पाई, अभी भी उनको जरा सी भी उसमें सांस फूल जाता है। और मैं डेफिनेटली पूरे एक आवाम की जो इम्यूनिटी है उसमें फ़र्क आया है, और मेरे ख्याल से जैसे कहते हैं ना, कोविड से पहले और कोविड के बाद ये 2 इस तरह से युग बन जाएंगे, और उस युग में एक वायरल बीमारी को भी अब हम थोड़ा लाइटली नहीं ले सकते। अभी एक सवाल था। बिजनौर स्पीड न्यूज को सब्सक्राइब करें, सबसे तेज सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।